ना बेटा उसी लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अब जो चीज़ आपको मैंने समझानी है फाइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए कि हम बात कर रहे थे लेज़र की। लेज़र में लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्पलीफिकेशन का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेवलप कर रही है, अगर उसका एम्पलीट्यूड एक और रे उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, एक और रे उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, है ना। सो ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड डबल हो गया लेकिन इंटेंसिटी डबल नहीं हुई, इंटेंसिटी स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड पर है, इंटेंसिटी 4 गुना हो गई। ठीक है जी। अब जो इंटेंसिटी 4 गुना हो गई तो उसका मतलब है 4 × 40 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। मान लीजिए हम 10 टाइम्स या 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड को 10 टाइम्स कर लेते हैं, यानी कि 10 रेज ओवरलैप हो जाती हैं। वो कैसे होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। तो अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो 10A² यानी कि 100A²। अब A² I के बराबर है, ये हो गया 100I। अगर I इंटेंसिटी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेवलप करती है तो ये 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप। प्रैक्टिकली थोड़े बहुत लॉसेस लगा लीजिए, चलो 4000 नहीं होगा 3500 हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। आप अगर एक लेंस लेकर ना, लेंस से आप लाइट को एक जगह फोकस करते हो, सन की लाइट को, वो एक छोटा सा स्पॉट बनता है, उससे पेपर भी जल जाता है, राइट। वो लेजर नहीं है, वो डायरेक्ट एडिशन ऑफ इंटेंसिटी है। डायरेक्ट एडिशन ऑफ इंटेंसिटी है। जैसे एक रूम में 2 ट्यूब्स जल जाएं तो इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी होगी 2I। I + I 2I। जैसे 2 ट्यूब्स जल रही हैं तो इंटेंसिटी I + I 2I होगी। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ऐड होने से पहले एम्पलीट्यूड ऐड कर दें, इंटेंसिटी बाद में डेवलप हो, तो उससे इंटेंसिटी 4 गुना होती है। बस ये डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर ओवरलैपिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से देखना, लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। सबसे पहली बात, लाइट का एम्पलीट्यूड ही क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जो करंट है वो अर्थ हो जाता है। ये मैंने डायग्राम थोड़ी बचा कर रखी है, इसमें अर्थिंग हो जाती है। सो इसका मतलब है कि करंट से आज या कल या आने वाले किसी भी टाइम में, है ना, लेजर नहीं बन सकती। ठीक है जी। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है हमारा, है ना, लेकिन स्टिल साइंस में कई जो पुराने वेदों में कई चीज़ें ऐसी लिखी हैं, उनको कई चीज़ों को हम मिथ मानते हैं, है ना। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि साइंटिफिकली गलत है ना। हमें बताया जाता है कि कृष्ण जी के पास वो सुदर्शन चक्र था, शिव जी के पास त्रिशूल था, ठीक है, ओके। लेकिन अब एक और वेपन है जिसको कहते हैं कि इंद्र देवता का एक वज्र था। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, हर इंडियन जानता है कि इंद्र देवता का वज्र क्या चीज था। वो एक आसमानी बिजली से किसी पर अटैक करता था। लेकिन अब साइंटिफिकली वो गलत है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे है कि मान लीजिए सामने एक आदमी है, मेरे पास वज्र है ना, मैंने वहां आसमानी बिजली को कहा कि इस पर गिरो, तो बेटा वो उस पर नहीं गिरेगी, वो यहाँ घूमकर सीधी अर्थ पर गिरेगी, क्योंकि उसने अर्थ होना है। उसने उस बंदे के थ्रू क्यों अर्थ होगी? वो तो उसको इजी रूट चाहिए। मैंने अगर यहाँ से किया, मान लीजिए यहाँ कोई चीज मेटल की है जैसे, है ना, तो और वो अर्थ है तो वो उस तरफ नहीं जाएगी, वो घूमकर अर्थ हो जाएगी। सो इस वजह से अब साइंस ये कहेगी कि इंद्र देवता का जो वज्र है, ये किसी ने ओल्ड टाइम में मिथ बनाई है, जो जब लोगों को पता नहीं था कि आसमानी बिजली से वेपन नहीं बन सकता, राइट। सो इस तरह कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, है ना। चलिए वो एक अलग बात है। अच्छा चलिए, इसमें अब ये क्या है, इसी वजह से कई जो मान लीजिए कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि साइंस वाले धर्म को नहीं मानते। ऐसी कोई बात नहीं है। फिजिक्स का दूसरा नाम ही कहते हैं द साइंस, द स्टडी विच रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। फिजिक्स का काम ही कुदरत के भेद जानना है, लेकिन कुदरत में लोगों के द्वारा बनाई हुई मिथ्स को मानना नहीं है। एम आई क्लियर? सो ये याद रखना। इसमें क्या है, अब आगे हम चलते हैं कि लेजर, पहली बात हम लाइट से क्यों बनाते हैं? कोई लाइट अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। अर्थ की प्रॉपर्टी है करंट, इसलिए करंट से वो चीज बनाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं है। हम लेजर किसी तरफ चलाएंगे वो अर्थ हो जाएगी, इसलिए लेजर कभी भी करंट से नहीं बन सकती, वो हमेशा लाइट से बनेगी। अब लाइट विजिबल हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, वो अलग बात है।
सो आप कहेंगे कि लेजर इनविजिबल भी होती है, बिल्कुल होती है। अगर कोई अल्ट्रा वायलेट से लेजर बनाएगा तो दिखाई थोड़ी देगी, नंबर एक। दूसरी बात, अब इसमें ये एक बात तो होगी कि लाइट एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है। उसके बाद इसमें तीसरी चीज है एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें उसने एक और बात कंफर्म की है कि जो भी एमिशन होगा फाइनली जो रेज आएगी वो करंट की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्या होती है? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, लाइट को भी रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी रेडिएशन बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट को भी। सूरज से जो भी आता है वो सब रेडिएशन है, राइट। सो इसमें उसने और कंफर्म कर दिया, यहां भी किया और यहां भी किया, कि हमें इसे फाइनली किसी भी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करना है, कभी भी इसको करंट की फॉर्म में रिलीज नहीं करना है। क्लियर हो गया जी बेटा जी? अच्छा, अब अगली बात पर आते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ। ये स्टिमुलेशन क्या होता है? ये अगर हम किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट को पूछे तो इमीडिएटली वो आंसर देता है टू इनिशिएट समथिंग, स्टार्ट। बेटा इनिशिएट स्टार्ट के लिए दो वर्ड है, उसके लिए कभी भी डेली लाइफ में स्टिमुलेशन वर्ड नहीं यूज किया जाता। स्टिमुलेशन का थोड़ा सा एक जो प्रॉपर, मैं इसका टाइम ज्यादा नहीं लगाता क्योंकि है नहीं इतना टाइम। इसमें एक सीधा वर्ड है पंजाबी और हिंदी में, वो है प्रबल, यानी कि टू बूस्ट समथिंग, टू मेक समथिंग मोर पावरफुल। जैसे एक हिंदी में कहावत है कि बल्टी में घी डालना या जल्दी में घी डालना, तो उसका मतलब यही है कि किसी चीज को और अग्रेसिव करना। अब आप कहेंगे ये इसका कैसे है, मैं बताता हूं। सबसे पहली जो लेजर बनाई गई वो थी रूबी लेजर। ये रूबी लेजर किसी आदमी का नाम नहीं है, वैसे हमारे आम लोगों के होते हैं। रूबी था एक रेड कलर डायमंड को रूबी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया कि रेड कलर डायमंड को अंदर से काट लिया। कैसे? ये देखो, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं जितना भी पॉसिबल हुआ। ये देखिए, ये एक डायमंड है, इसको अंदर से कैविटी बना लिया गया और उसके ना एक स्पेसिफिक जगह पर एक वीक पॉइंट छोड़ दिया गया। जैसे ये अंदर से ये कैविटी है, ये जो इसके अंदर ये आ गई ना, ये है कैविटी। अब इसका वीक पॉइंट है यहाँ, ये देखना, इसको मैं थोड़ा और थिन कर देता हूं। यहाँ एक वीक पॉइंट है, यानी कि यहाँ से ये एंटर हो सकती, जब भी निकलेगी यहाँ से निकलेगी। अब देखिए हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से एक रे एंटर की, इसको अंदर ही अंदर इस तरीके से कट किया जाता है कि ये जो रे एंटर कर रही है यहाँ से यहाँ लगे, यहाँ से फिर यहाँ लगे, फिर ऐसे लगे, यानी कि रे अंदर ही अंदर घूम रही है। डायमंड, कोई भी डायमंड ग्लो इसलिए करता है कि उसके अंदर जो एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है वो थाउजेंड्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस करके फिर बाहर निकलती है, ठीक है। इसलिए डायमंड को स्पेशल एंगल्स पर कट किया जाता है। चलिए, दैट इज वन थिंग। अब इसमें जो दूसरी चीज है ना, वो ये है कि अगर यहाँ से एक रे एंटर की, अभी वो अंदर घूम रही है, एक रे और आ जाए, हो गया एम्पलीट्यूड 2a, तीसरी रे और आ जाए 3a, करते 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 नई रे आ रही है लेकिन पहली अभी बाहर नहीं निकली, ठीक है। हम यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, है ना, कि अब ये उसको निकलने ना दे। जब ये 10a हो गया, मान लीजिए इससे ज्यादा अब इसको शार्प नहीं करना, तो हम ये स्विच दबाएंगे, ये मिरर आगे से हट जाएगा और रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लेजर। समझ गए? अब जो डायमंड के अंदर लाइट को रोका गया है ना, लाइट इज स्टॉप्ड इनसाइड या लाइट इज ब्लॉक्ड इनसाइड द डायमंड, है ना, टू मेक इट मोर अग्रेसिव एंड देन रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ, ये उसको अंदर रोक कर और अग्रेसिव किया है, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड। ठीक है जी, मतलब किसी के गुस्से को बढ़ाना, मेरी बात समझे, वो है स्टिमुलेशन। चलिए, अब आ गया लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि लाइट को रोकिए, उसको और अग्रेसिव कीजिए और उसको लेजर की फॉर्म में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे रे ऑफ लाइट है, इसका 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आयरन जो 1328 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1328 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब सोचिए, जो 4000 डिग्री सेल्सियस वाली जो रे है, एक आयरन के ब्लॉक को पेस्ट्री की तरह काट देगी। क्यों? इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है उसके सामने आयरन टिक ही नहीं सकता। इसी वजह से लेजर जो है बड़े बड़े आर्मी टैंक जो है उनके पीस कर देती है, उनको स्लाइस कर देती है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस, राइट। जो अब तक इंसान लेजर्स बना चुका है उनका टेम्परेचर लाख लाख डिग्री सेल्सियस भी है। इसी वजह से आप कई फिल्मों में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे
या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बड़े बड़े ट्रीज और बड़े बड़े पिलर ऐसे ही काट देती हैं। ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा मैं यूज, अब आपको मेरा ख्याल क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन था कि विच वन इज मोर डेंजरस, विच वन इज मोर डेंजरस, क्या लेजर और लाइटनिंग? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है लेजर। अर्थ के सरफेस पर लेजर हमेशा ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि लेजर अर्थ नहीं होती। लाइटनिंग तो कोई है, बाई चांस नीचे पहुंच जाए तो डेंजरस है, लेकिन लेजर हमेशा ही डेंजरस है। उसकी छोटी से छोटी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब दूसरी बात है, इसके मेडिकल यूजेस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल यूजेस में ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इसको इफेक्टिव किया जा सकता है। जैसे किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन्स हो, है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, लेजर इस तरफ से आती है, किस तरफ से आती है, ये बहुत ब्रीक होती है बेटा। अपना हेयर, जो ह्यूमन हेयर है ना, उससे 1000 टाइम्स थिन होती है लेजर। इसलिए जो ये होल करती है ना, वो बहुत ब्रीक होता है, उससे कोई इंसान को कुछ नहीं होता। लेकिन जो लेजर जाकर एक स्टोन है, ऐसे कोई स्टोन पड़ा हुआ है, मान लीजिए ये स्टोन है, राइट, जब लेजर ऐसे दो आती है, जहां वो ओवरलैप होकर एक यहाँ एक एक्सप्लोजन करती है, छोटा सा ब्लास्ट करती है, तो इस स्टोन के हजारों ही पीस हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के किडनी में एक स्टोन है जो कि यूरिनरी ट्रैक से निकल नहीं पा रहा, उसका साइज थोड़ा बड़ा है। आप लेजर से, डॉक्टर क्या करते हैं, उस लेजर से उस स्टोन पर जब अटैक करते हैं ना, उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। वो जो छोटे छोटे पीसेज है ना, तो उसको कहते हैं पानी ज्यादा पियो, वो उसका यूरिन ज्यादा आता है, उससे क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेज यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, उसकी सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। लेजर और लाइटनिंग में लेजर ज्यादा डेंजरस है अर्थ के सरफेस पर, क्योंकि लेजर अर्थ नहीं होती, इसलिए ये बहुत बड़े नुकसान कर सकती है, एज वेपन भी यूज की जा सकती है, राइट। दूसरी बात यह है कि लेजर जो है उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, है ना, यूजफुल मेथड भी है उसके करने के। जैसे आई, आपको देखते हैं आँख के ऑपरेशन होते हैं, है ना, आपका स्पेक्स उतारने के लिए, उसमें लेजर यूज होती है, राइट। अच्छा, और वो भी एक डिस्टेंस तक, देखिए आँख के यहाँ तक वो जाती है, दिमाग तक नहीं जाती। अगर पीछे चलेगी, दिमाग को टच किया तो दिमाग डिस्ट्रॉय हो गया। सो आँख के सिर्फ कुछ अंदर तक जाती है, जहां तक लेंस है, उससे आगे नहीं जाती। ये है लेजर मीटरिंग। लेजर को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इफेक्टिव करना इज कॉल्ड लेजर मीटरिंग। ठीक है जी, ये मेन 2 चीजें हैं। अब जो किडनी स्टोन्स हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी आजकल लेजर होती है, और भी कई सर्जरीज में, है ना, जो मेडिकल स्टूडेंट वो ज्यादा जानते होंगे। तो ये है लेजर की यूजेस। ठीक है जी, लेजर ज्यादा डेंजरस है, लेकिन लेजर इसलिए डेंजरस है, लेजर अर्थ नहीं होती और उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इफेक्टिव किया जा सकता है। ये छोटे से छोटे एरिया से भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी, चलिए बेटा, ये टॉपिक अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड उसमें यह भी आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड देन उसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये 2-3 लेक्चर आज वाले जो हैं, जो विदिन 2-3 डेज खत्म हो जाएंगे, और फिर विदिन 3-4 डेज वो न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।